स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, पढ़ रहे होंगे और उम्मीद है कि हमारे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बहुत हमसे उम्मीदें हैं और उस उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं, मेहनत करता हूं। व्यस्तता होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वीडियो नहीं मिल पाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप हमारी समस्याओं को समझते होंगे कि मेरी व्यस्तता के कारण मैं आपको बहुत ही उचित समय पर वीडियो नहीं दे पाता हूं, लेकिन प्रयास रहता है कि आप उसका आनंद लीजिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है। तो प्रिय बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रति अवकलज के बारे में बताया था और मैंने कहा था कि प्रति अवकलज का जो समूह होता है वो किसी फलन का क्या कहलाता है, समाकलन कहलाता है। तो इसका मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर आपसे किसी भी फलन का प्रति अवकलज पूछता है तो आपको सीधा सा सरल सा काम क्या करना है, उसका समाकलन कर देना है। क्लियर हो गया। तो प्रति अवकलज का मतलब, चाहे आपको किसी फलन का प्रति अवकलज पूछा जाए और चाहे किसी फलन का समाकलन पूछा जाए, दोनों में एक ही काम करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, किसी फलन का प्रति अवकलज पूछने पर भी उसका समाकलन करना है और किसी फलन का समाकलन अगर पूछा जा रहा है तभी समाकलन करना है। तो आइए हम लोग जो कल सीखे हुए थे, कल जो सूत्र बनाए गए थे, उससे संबंधित कुछ सवाल जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आज मैं बहुत छोटे छोटे सवाल लूँगा ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हों, फिर हम लोग, क्योंकि अगर मैं शुरू से ही टफ जो है लेवल उठाऊंगा तो आपका कन्फ्यूज़न शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब शुरू से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं बता सकूँ कि वहाँ मैंने ये बताया था और आगे ये बताना है, उसके बीच का अंतर बता पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा बात ना करते हुए। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि dx का समाकलन क्या होगा, तो dx का समाकलन क्या होगा, x। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि dx का समाकलन x कैसे हुआ, तो इसका एक सरल सा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आराम से समझ लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो dx का समाकलन x कैसे होगा, चलिए देखते हैं। dx को मैं लिख सकता हूँ x पावर, मैं 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? जी हाँ। और मैं 1 को x पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, आपको बताया जा चुका है कि किसी का पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्यों होता है ये भी बताया जा चुका है। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, x पावर 0 है तो x पावर 0 को हम लिख सकते हैं x पावर 2 माइनस 2। क्लियर होगा कि नहीं होगा? 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, कुछ भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और x पावर 2 माइनस 2 का मतलब x पावर 2 प्लस माइनस 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर इसको हम घात के रूल से लिखें तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने पर घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और एक्स पावर माइनस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर किसी जो है x के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 1, 2 के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 1, 3 के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, आपका आंसर होगा 1, किसी के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता 0 के पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे, इसके बारे में ये अनिर्णित है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अगर कोई पूछता इनफाइनाइट के पावर 0 क्या होगा, आप इस पर भी चर्चा नहीं कर सकते, वो बातें अलग हैं। लेकिन अगर 2 पावर 0 है तो उसकी वैल्यू आप 1 लिखोगे, 3 पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 लिखोगे, 4 पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 लिखोगे, x पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 लिखोगे। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 0 पावर 0 और इनफाइनाइट पावर 0 पर हम लोग किसी दिन और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर
जितने भी और इसके अतिरिक्त जितनी भी बातें अक्षर के पावर 0 होगा या अंक के पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा लोग इससे संबंधित हमारे पास x पावर 0 dx, हमको इससे संबंधित हमारे पास एक फार्मूला है x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बस में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर x अगर हम इससे कंपेयर करें, इससे तुलना करें तो x यहाँ पर x है, पावर n की जहाँ पर 0 है, साथ में क्या है dx, बिना dx के x का समाकलन जैसे मैंने बता चुका है कि बिना जैसे x के सापेक्ष अवकलन होता है वैसे x के सापेक्ष समाकलन भी होता है, इसलिए यहाँ पर dx रहना है। अब अगर मैं इस फार्मूले को लगाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूँ x पावर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0 प्लस फिर कितना लिखा हुआ है 1, तो मैंने ये 1 लिख दिया, अपान n तो मैंने 0 लिख दिया, और प्लस 1 तो मैंने 1 लिख दिया। तो इसका मतलब हो गया x पावर 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, और 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर x पावर 1 का मतलब हो गया x अपान 1, इसीलिए dx का समाकलन क्या होगा x। ये बात समझ में नहीं आ गया? इसी तरह से अगर आपको इससे कोई पूछता है कि dt का समाकलन क्या होगा, तो dt का भी समाकलन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, d थीटा का समाकलन क्या होगा थीटा हो जाएगा, dy का समाकलन क्या हो जाएगा y हो जाएगा, dz का समाकलन क्या हो जाएगा z हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कुछ और बातें, क्योंकि समाकलन को बताना इसलिए आपको उन सारी चीज़ों के बारे में जानना हो और समझना होगा। समझते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और जानते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली बात जो आपको जाननी है कि e पावर log x बेस e पावर log x बेस e इज इक्वल टू x होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका प्रूफ भी मैं बता रहा हूँ, ये भी जान लीजिए। e पावर log x बेस e इज इक्वल टू किसके होता है x के होता है। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ी सी बात मैं अलग से आपको बताऊंगा, फिर मैं चर्चा करूंगा। अगर log 2 बेस 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अगर log 3 बेस 3 है, 3 बेस 3 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। log 4 बेस 4 की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात सुना कि नहीं आगे? ये आपको जानना है लघुगणक के बारे में। लघुगणक के बहुत सी प्रॉपर्टी मैं आपको आगे बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इतना जानना है क्योंकि इस पर चर्चा करनी है। समय समय पर जब मैं सवाल लेता रहूँगा तो उससे संबंधित बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस चीज़ को। अब मुझे ये प्रूव करना है कि e पावर log x बेस e बराबर किसके होता है x के होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि मान e पावर log x बेस e इज इक्वल टू किसके a के। अब दोनों तरफ log ले लिया हमने, दोनों तरफ पक्ष में log लेने पर तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग log लेते हैं तो log का कोई ना कोई बेस होता है, और कैलकुलस में जिस बेस को हम लेते हैं सामान्यतः वो बेस क्या होता है e होता है। क्लियर? बेस क्या होता है e होता है। तो हम लोग क्या कर दिए, दोनों तरफ log लेंगे तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगा दिया log, फिर क्या लिखा हुआ है e log x log e log x बेस e, इसके आगे क्या लगा दिया e लगा दिया, लेकिन बिना बेस के नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर क्या लगा दिया बेस e लगा दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और जब इधर log लिया है तो इधर भी log लेंगे, तो यहाँ पर a है, इसके आगे क्या लगा दिया log, लेकिन बिना बेस के नहीं होगा इसलिए log e, दोनों तरफ सेम बेस ले लिया। अब आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी log n पावर n है,
बेस कोई भी हो, ई हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, यानी ये बराबर किसके लिखेंगे आप? n log m लिखेंगे। किसके लिखेंगे? n log m लिखेंगे। अब यहाँ पर बेस, आप सोचो कि सर जी आपने तो कहा है कि बेस बिना लाग बिना बेस के नहीं होता है, तो यहाँ पर आपने बेस क्यों नहीं लिखा? प्रिय बच्चों, इट इज़ द जनरल फार्मूला, ये जो है व्यापक सूत्र है, अर्थात ये किसी एक के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। यानी बेस चाहे यहाँ पर 2 लिखें, चाहे बेस 3 हो, चाहे बेस ई हो, चाहे बेस 4 हो, सबके लिए बात लागू होती है, सबके लिए फार्मूला होता है, इसलिए यहाँ पर बेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये समझिए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेस नहीं है। अब अगर तुलना करें तो यम का रोल कौन निभा रहा है? यहाँ पर यम का रोल कौन निभा रहा है? ई। यम का रोल, पहले देखिए लाग लिखा हुआ है तो लाग लिखा हुआ है, फिर यम लिखा हुआ, यम का रोल कौन निभा रहा है यहाँ पर? ई। यम के स्थान पर कौन है यहाँ पर? ई है कि नहीं है? और इसके पावर कितना है? n। तो इसके पावर कितना है? log x बेस ई, यानी जहां n है वहां पर क्या लिखा हुआ है? log x बेस ई लिखा हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? और इधर तो ये किसके बराबर होगा? n। इधर क्या लिखा हुआ? n। अब n की यहाँ पर कितना बच्चों? n की यहाँ पर कितना है? log x बेस ई है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे log x बेस ई। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? फिर लिखा हुआ log, फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पर? log, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर log। और फिर क्या लिखा हुआ है? m। और यम के स्थान पर यहाँ पर क्या है? e। यम के यहाँ पर क्या है? e, तो मैंने लिख दिया e। लेकिन बेस तो यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ है? e, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर e। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। और ये बराबर किसके हो गया? log a बेस e की। अब देखिए, और दोनों में अब देखिए यहाँ से, इसलिए log x बेस e इज इक्वल टू, अब ये कहाँ चला गया? क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि log 2 बेस 2 कितना हो गया? 1। log 3 बेस 3 क्या होता है? 1। तो log e बेस e क्या हो गया? 1। तो इनटू में क्या लिख सकता हूँ? 1। और ये इक्वल टू किसको हो गया? log a बेस e, log a बेस e हो गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां से आराम से समझते रहिए, यहां से मैं लिख सकता हूं therefore log x बेस e इज इक्वल टू किसके होगा? log a बेस e। और प्रिय बच्चों, अगर यहां से हम तुलना करें, कंपेयर करें, यहाँ पे log, यहाँ भी log, यहाँ बेस e, यहाँ भी बेस e, तो x किसके बराबर आ गया? a के इक्वल आ गया। therefore x इज इक्वल टू a के। अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन आप मानते हो और इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हो, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों में a क्या है? बराबर है, दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए आप लिखोगे कि e पावर log x बेस e इज इक्वल टू किसके होगा? x होगा। यानी अगर यहाँ पर e है और यहाँ पर log का बेस भी क्या है? e है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर x है तो इसकी वैल्यू x के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी, इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी। ये बातें आपको जाननी है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे सवाल कंपटीशंस में, आपकी कुछ किताब में हो सकती है, लगाया जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो बातें मुझे बतानी है वो मैं बता रहा हूँ, ताकि आप किसी भी बुक को देखें, किसी भी स्टैंडर्ड को समझें, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि हाँ हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं जितना हमको जानना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। कुछ छोटे छोटे सवाल, कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसको आपको जानना है, समझना है। देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन आपका जो होगा वो दूर होगा, जिससे आपके
आगे की जो बातें हैं वो दिमाग में बैठेंगी, समझेंगे। देखिए आराम से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि x² dx की वैल्यू निकालिए, या इसका x² का प्रतिअवकलन निकालिए, या x² का समाकलन कीजिए। दो शब्द आते हैं, x² का प्रतिअवकलन निकालिए या x² का समाकलन कीजिए। आप दोनों में यही काम करने वाले हैं। और जैसे हम अवकलन करने के लिए किसी फलन को y मान लेते थे या fx मान लेते थे, वैसे समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन जो शब्द है वो किससे शुरुआत होती है, उसकी वो I से होती है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर क्या मान सकता हूँ, I मान सकता हूँ। और I = x² dx एक तरीका है। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर केवल आप I हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक तरीका है। समझ आ गया नहीं आ गया? अब इसका समाकलन करना है तो आप कहोगे x⁴n dx का फार्मूला लगाओगे, क्योंकि यही एक फार्मूला है जो यहाँ पर लग सकता है। यानी ये फार्मूला कब लगाना है, जब x हो, केवल x हो और पावर n हो। पावर n हो यानी क्या है, एक अचर राशि है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है। 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब एनीथिंग। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे आपको गफलत कहाँ होने वाली है, कहाँ आपसे भूल होने वाली है, कहाँ से आप गलती कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको x⁴n+1/n+1+c बताया गया कि नहीं बताया गया। तो अगर मैं यहीं पर करूं तो मैं लिखूंगा x⁴n, n की जगह पर यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हो गया 2+1/2+1, n की जगह पर 2 लिखेंगे +c। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 और +c। ये हो गया x² का इंटीग्रेशन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए देखते हैं कब तक बन पा रहा है ये वीडियो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, अगली जो बात है वो हम लोग इसे रिलेट करेंगे। अगर कहीं पर आ गया 1/x² dx, I = 1/x² dx, तो 1/x² dx, अब आप इसका समाकलन तो नहीं जानते हो। आप 1/x² से संबंधित कोई सूत्र आपको बताया गया नहीं, केवल एक ही सूत्र बताया x⁴n dx। तो क्या मैं कोशिश कर सकता हूं कि x⁴n dx में इसको बदल सकूं? जी हाँ, कर सकता हूं। 1/x² है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x⁻−2 dx, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो अब यहां से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको अब ये x⁴n dx के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं अब यहाँ पर फार्मूला लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x⁴n, n की जगह पर यहाँ पर कितना है, -2 है, +1 हो गया, और फिर n+1 तो -2 +1 और +c हो गया। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई x⁻−1, -2 +1 को जोड़ क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, अपान -1 और +c। अब एक बच्चा इसको अब यहीं पर आप लोग दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर मिल चुका है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ये -1 चाहे जब माइनस है तो चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, अगर एक ही जगह पर है, या तो चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, तो उसको हम अंश में लिख सकते हैं। -1 लिख दिया हमने, और x⁻−1 है तो ये नीचे आएगा तो x⁻+1 हो जाएगा, क्योंकि चेंज किया है इसको। लेकिन ये पावर +1 लिखा नहीं जाता है, तो -1/x+c ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन में अभी आपके समझ में आ रहा है कि सर अभी आपने वो बात नहीं बताई, इसमें कहीं कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नजर नहीं आ रही है, तो कौन सी बात आप बताने वाले हैं? प्रिय बच्चों, मैं जो बताने वाला हूँ अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। आपको ये पता चल चुका है कि सर ने हमको ये बात बताई है
कि अगर x पावर n होगा तो इस तरह से कर लेंगे, और अगर 1/x² होगा, 1/x³ होगा तो इसके पावर को हम लोग चेंज कर लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वहीं पर बच्चा क्या हो जाता है, गलती कर जाता है जब 1/x का इंटीग्रेशन आता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन आया तो बच्चा तुरंत जो है, अगर उस ध्यान नहीं देता है तो ये x के पावर -1 ले जाता है और उसका फार्मूला लगा देता है और उसको आंसर नहीं मिलता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन का इसका फार्मूला बताया गया है और इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया गया है log x बेस e प्लस c। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको से गलती कहाँ होने वाली है। प्रिय बच्चों, अगर 1/x कहीं पर भी दिखेगा dx के साथ तो उसको log x बेस e प्लस c ही लिखना है। इसके अतिरिक्त अगर 1/x² है, 1/x³ है, x पावर 3/2 है, 1/x पावर 3/2 है, एनीथिंग कुछ भी हो तो आपको इस तरह से सवाल लगाना होगा। मैं आपकी मनोभावों को समझ रहा हूँ, समझता हूँ कि आपसे गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं, उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बच्चों, ये थी आज बहुत कम समय में आपको दे पा रहा हूँ क्योंकि बैटरी जा रही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कल वादा करता हूँ कि कल बहुत लंबी क्लास होने वाली है आपकी। मुझे लगता है कि अब आप सवाल की शुरुआत कर सकते हो, समाकलन के सवाल लगा सकते हो। फिर मिलते हैं कल, ताकि हम नई चीज़ों को सीखें। अभी आप छोटे छोटे सवालों को लगाइएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।